यस चलो ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ लेक्चर। लेक्चर में बच्चों कल मैं आपको पढ़ाया था टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में कुछ एक आध दो केसेस रह गए थे। जो केसेस रह गया था बच्चों, वो केस में भी पहले आपको बताऊंगा, जिसमें कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है सारा केसेस। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, बस छोटा सा मैसेज यस और नो लिख देना, कि जो कल आपने पढ़ा था टाइट्रेशन का कंसेप्ट, वो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया क्या बच्चों? जो कल मैंने आपको टाइट्रेशन का कंसेप्ट पढ़ाया, वो आपको समझ में आ गया क्या? टाइट्रेशन कैसे करते हैं, क्या होता है टाइट्रेशन, किस बेसिस पे करते हैं, कितने हमें मिलेंगे इक्विवेलेंट पॉइंट, कब कब मिलेगा, किस बेसिस पे मिलेगा, और क्या क्राइटेरिया होगा उसका, ये सारा बात समझ में आ गया क्या? गिव मी आंसर प्लीज बच्चों। यस, मृत्युंजय को समझ में आ गया। चलो ठीक है बच्चों, अभी देखो ज्यादा केस नहीं बताऊंगा, बस एक ग्राफ ड्रॉ करना बताता हूं कि अगर मान लो S3PO4 वर्सेस NaOH का ग्राफ दिया है, ठीक है, या फिर आपको ड्रॉ करना है, या फिर आपको इसका केसेस पता करना है, तो कैसे पता करोगे? तो फर्स्ट में ये हो जाएगा टाइम इक्वल टू 0 पर। देखो ये टाइट्रेशन इसका करवा रहे हैं किसके साथ? NaOH के साथ, मतलब ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन आपको पता होगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में इसका वॉल्यूम देगा। टाइम इक्वल टू 0 पे इसका वॉल्यूम क्या होगा? NaOH का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ NaOH इज इक्वल टू क्या आपका? 0। तो सिर्फ वहां पे कौन एग्जिस्ट करेगा? S3PO4। तो यहाँ पे पीएच आप कैसे निकालेंगे बच्चों? पॉली बेसिक एसिड का जो कंडीशन था पीएच निकालने का, उसी हिसाब से आप निकाल लेंगे। नॉर्मल, नॉर्मल है, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। सेकेंड पॉइंट बच्चों कि NaOH हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें NaOH का वॉल्यूम हम ऐड कर रहे हैं, तो फर्स्ट कंडीशन ये आ जाएगा कि मान लो NaOH ऐड कर दिया और ये H3PO4 से रिएक्ट कर लिया, ठीक है, जिसमें इसका A मिलीमोल है या जो भी है, और इधर से बनाएगा ये NaH2PO4 प्लस वाटर, जिसमें ये हो जाए बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट और ये एक्सेस रिएजेंट, और ये एग्जिस्ट करे तो वीक एसिड, और उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस एग्जिस्ट करेगा H3PO4 के साथ कौन? NaH2PO4। ये जो है आपका क्या बन गया? आपका बफर सॉल्यूशन। कौन सा? एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो कंडीशन क्या है? ये एसिड है और ये इसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। जब ये सब बनता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पीएच कैसे निकलेगा? तो pKa किसका? इस एसिड का, एसिड का pKa क्या होगा? pKa1 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय क्या आपका? एसिड। ठीक है, इस हिसाब से यहाँ पे हम निकालते हैं पीएच का वैल्यू। pH इज इक्वल टू pKa1 प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड। दूसरा केस यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चों कि मान लो NaOH आपने लिया और साथ में H3PO4 आपने लिया, ठीक है, तो रिएक्ट करके ये क्या बना लेगा बच्चों? NaH2PO4। ध्यान से देखिएगा, अब इसमें क्या है कि मान लो ये लिमिटिंग रिएजेंट है और ये भी लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। फाइनल सॉल्यूशन में ये बच रहा है, ठीक है, ये क्या है? सॉल्ट है, ये टूटेगा Na प्लस और H2PO4 माइनस, तो ये एम्फीप्रोटिक एनाइन हो गया बच्चों। एम्फीप्रोटिक, एम्फीप्रोटिक, और ऐसे का भी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता है। एम्फीप्रोटिक में पीएच कैसे निकालेंगे बच्चों? तो यहां निकल जाएगा आपका pKa किसका? जहां से आया है, कहां से आया है? ये आया है H3PO4, तो उसका pK क्या होता है? pKa1। और इसका खुद का जब सेकेंड डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा बच्चों? pKa2 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो यहां से ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, थर्ड केस इसमें क्या आ जाएगा बच्चों? थर्ड केस ये हो गया आपका इक्विवेलेंट पॉइंट 1 EP1। और फिर से वही बात कि डायरेक्ट जैसे कोई बच्चा बोल दे कि नहीं एसिड बेस एक दूसरे से रिएक्ट करके सॉल्ट बना लिया
तो pH 7 होगा। तो गलत हो जाएगा वो बच्चा एकदम गलत करेगा, क्योंकि यहाँ पे pH 7 होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है या नहीं है। इफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पॉसिबल, देन फिर ऐसा हम लोग नहीं कर सकते कि वहां पे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, ये सारी बातें हम वहां से नहीं बता सकते। ठीक है बच्चों, निकालना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड हो गया। थर्ड कंडीशन में जा रहा हूं मैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, एक आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि इस बार जो आपका टेस्ट का सिलेबस है वही मैं रिवाइज कराने वाला हूं, उसके प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। एस ब्लॉक और हाइड्रोजन या जो भी सिलेबस है वो सारे मैं कराने वाला हूँ। और ये कब से कराने वाला हूँ? तो कल नहीं, परसों से कराने वाला हूँ। ठीक है, इधर देखो कंडीशन थर्ड में। देखिए थर्ड में कि मान लो NaOH और ये प्लस ये है बच्चों H3PO4 और यहां से ये बना रहा है आपका NaH2PO4। अब ये बच्चों ये वाला लिमिटिंग रिएजेंट नहीं, ये एक्सेस रिएजेंट है और ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो कैसा हो गया कि ये वाला 0 हो जाएगा और ये बच जाएगा सॉल्यूशन में। इसके बचने के बाद सॉल्यूशन में ये भी है, तो अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करना चालू कर देगा। बोलोगे सर क्यों? क्योंकि ये भी एक वीक एसिड है, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। सो NaOH रिएक्ट विथ NaH2PO4। ठीक है, जैसे मान लो ये 10 मिलीमोल है और ये 5 है। ठीक है, तो 10 में 5 रिएक्ट कर गया तो ये 5 बना, ये 0 और ये 5। तो अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा, समझ रहे हो? वैसे या फिर मान लो अगर ये 7 मिलीमोल है, 7 और ये 5 7 रिएक्ट, तो ये 2 बचेगा और ये 5, फिर अब ये दोनों रिएक्ट करेगा। तो इसके बाद ये क्या बनाएगा बच्चों? ये बना लेगा यहाँ से Na2HPO4। अब इसमें मान लो ये इस बार लिमिटिंग रिएजेंट है इन दोनों के रिएक्शन में और ये बच गया और ये भी सॉल्यूशन में एग्जिस्ट कर गया। तो सॉल्यूशन में अगर एग्जिस्ट कर रहा है NaH2PO4 और प्लस साथ में कौन है आपका Na2HPO4, मतलब देखो ये वीक एसिड और इसका ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस HPO4-2 जो है ये का स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है इसका। तो ये जो दोनों मिलके क्या बनाएगा? एक बनाएगा प्यारा सा एसिडिक बफर सॉल्यूशन, है ना, जिसका पीएच कैसे निकालेंगे? तो pKa किसका? एसिड का। और ये एसिड जो उसका pKa क्या होगा? pKa2 और प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। ये कंडीशन लगा देंगे, आ जाएगा आंसर। बच्चों मान लो कि NaOH हमने इतना लिया, NaOH हमने इतना लिया कि पहले वो इससे रिएक्ट करके इसको 0 बनाया और बाद में जो बचा वो इसके साथ रिएक्ट करके भी 0 हो गया, दोनों को 0 कर दिया। फाइनल सॉल्यूशन में क्या बचेगा? सिर्फ Na2HPO4। ठीक है, तो उस केस में ये क्या हो गया आपका? इक्विवेलेंट 0.2। ठीक है बच्चों, इक्विवेलेंट 0.2 हो गया। अब इसमें इक्विवेलेंट 0.2 है तो ये क्या हो? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस है और ये एम्फीप्रोटिक सॉल्ट HPO4-2, ये एसिडिक के साथ बेसिक दोनों है, एम्फीप्रोटिक है तो इसका पीएच कैसे निकलेगा? इसका खुद का pKa, और ये जहां से बना है कहां से? NaH2PO4 से। और H2PO4 का pKa क्या होता है बच्चों? pKa2। और इसका खुद का क्या होगा? pKa3। तो pKa2 प्लस pKa3/2 कर देंगे, यहां से निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद मान लो आपने सपोज बच्चों NaOH जो है ना, NaOH ये आपने ले लिया 12 और ये जो H3PO4 है ये ले लिया आपने 5 मिलीमोल, मतलब सॉल्व करने के बाद 5 मिलीमोल आ रहा है। तो पहले ये रिएक्ट करेगा तो देखो 5 में से 5 रिएक्ट कर जाएगा तो ये 0, ये कितना बच जाएगा? 7। तो ये बन जाएगा बच्चों NaHPO4H2PO4। ठीक है, तो जब ये 0 फिर ये कितना बन गया? 5। तो अब इन दोनों का रिएक्शन चलेगा आपस में। अब इधर से हो जाएगा NaOH और प्लस NaH2PO4। तो अब देखो ये इसका कितना है बचा? 12 में से 7 बचा हुआ है और ये 5 बना और साथ में इधर हो गया बच्चों आपका क्या? Na2HPO4। स्टार्टिंग में ये 0 है मान लो, तो जब ये रिएक्ट करेगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 7 में 5 तो कितना बचेगा? 2 बचेगा और ये कितना बच जाएगा बच्चों? 5। तो फाइनली फिर ये भी है सॉल्यूशन में, ये बेस और ये एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये दोनों में भी टक्कर चलेगा, टक्कर। और टक्कर होगा क्या आपका? NaOH और Na2HPO4 के बीच में। और जब टकराएगा ना फिर बनाएगा क्या आपका? Na3PO4, जिसमें ये 5 है और ये कितना है आपका? 2। इस बार ये रिएक्ट करके इसके साथ क्या हो जाएगा? मान लो ये 0, ये 3 बचेगा और ये 2 बन जाएगा। तो देखो फाइनल सॉल्यूशन में ये एसिड
और इसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस एक साथ एग्जिस्ट जब करेगा, Na2HPO4 एक वीक एसिड है और Na3PO4 ये एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है। तो प्यारा सा टक्कर के बाद बनाया एसिडिक बफर सॉल्यूशन जिसमें एसिड ये है, तो पीके इसका लेंगे और आपको पता है ना इसका पीके को हम लोग क्या बोलेंगे, PKA3 हो ना, ठीक है। क्या लिखेंगे, पीएच इज इक्वल टू क्या आपका PKA3 और प्लस लॉग ऑफ क्या बच्चों, सॉल्ट बाय एसिड, है ना, ये लिख देंगे, ये पीएच आ जाएगा। एंड आखिरी केस तो नहीं बोल सकते इसको, सेकेंड लास्ट केस जरूर बोल सकते हैं कि जैसे मान लो NaOH आपने ले लिया बच्चों कितना 15 और ये साथ में आपने ले लिया H3PO4 और ये कितना मान लो 5 मिलीमोल है 5 और ये 15, तो ये रिएक्ट करेगा, पहले बनाएगा Na(H2PO4) तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 5। अब दोबारा ये इसके साथ टकराएगा, तो फिर जब ये NaOH टक्कर करेगा किसके साथ, Na(H2PO4) के साथ, इनके साथ जो टक्कर होगा इस टक्कर में प्रोडक्ट बनेगा Na2HPO4 बच्चों, इसमें ये 5 और ये 10, ये 0, अब ये 0 तो ये कितना बचेगा 5 और ये कितना बन गया 5, अब ये 0 हो गया लेकिन इन दोनों के बीच में टक्कर होगा, टक्कर, ठीक है। तो NaOH और प्लस Na2HPO4, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन ये है बच्चों कि कंडीशन ये है कि ये 5 है और ये भी 5, अब यहां से बनेगा Na3PO4, स्टार्टिंग में ये 0, अभी दोनों टक्कर होगा तो ये दोनों का 0 और ये 5, तो फाइनल सॉल्यूशन में कौन बच रहा है अब, Na3PO4, ठीक है। Na3PO4 क्या है आपका, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, मतलब एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, गिव्स के आपका बेसिक सॉल्यूशन, पीएच क्या है ग्रेटर देन 7, कैसे निकलेगा, पीएच कैसे निकलेगा 7 प्लस, बताओ PKA प्लस लॉग C/2, अब PKA किसका, जहां से ये बना है और ये कहां से बना है, इससे बना है, इसका PKA क्या होगा बच्चों, PKA3 और प्लस लॉग C/2, इस तरीके से हम निकालेंगे, ठीक है बच्चों। एक बार प्लीज रिप्लाई कर दीजिए क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट केस मैंने बता दिया आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो क्या आपको समझ में आ गया, एक बार प्लीज बता दो बच्चों, ये जो केस मैंने बताया है क्या समझ में आ गया सबको, रिप्लाई कर दीजिए। इससे मुश्किल कोई केस नहीं होता बच्चों, इससे मुश्किल कोई केस नहीं होता, जो सारा सबसे जो इंपॉर्टेंट केस है, सबसे मुश्किल जो केस है वही मैंने आपको बता दिया। एक बार रिप्लाई कर दो बच्चों, समझ में आ गया आपको। बच्चों एक बार रिप्लाई कर दीजिए। ठीक है चलो, अब इसमें हम आपको बता रहे हैं ग्राफ, ग्राफ जब आप बनाएंगे इधर हम लिख देंगे क्या पीएच और इधर लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट होगा जब सिर्फ कौन था H3PO4, तो ग्राफ इस डायरेक्शन में जाएगा, ऐसा ऐसा ऐसा, जितने इक्विवेलेंट पॉइंट उतने बार ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन भागेगा इस तरीके से। यहाँ पे आपको मिल जाएगा EP1, यहाँ पे मिल जाएगा EP2, यहाँ पे मिल जाएगा EP3, ठीक है। सबसे पहले इक्विवेलेंट पॉइंट 1 का बात करते हैं, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा Na(H2PO4), यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा Na2HPO4, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा Na3PO4, ठीक है। इसके बीच में एक एसिडिक बफर होगा 1, एसिडिक बफर 2, एसिडिक बफर 3, कौन होगा, यहाँ पे होगा बच्चों आपका Na(H2PO4) और प्लस H3PO4, कैसे पीएच निकालेंगे हमने बता ही दिया है, यहाँ पे होगा Na(HPO4) प्लस
Na2HPO4, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा ये भी बता ही दिया है, Na3PO4 प्लस Na2HPO4। इस तरीके से ये सारी चीजें यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। और ये कंडीशन है किस चीज का, बफर सॉल्यूशन के हिसाब से सारा केस डिराइव कर दिया। यहाँ पे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस केस है एम्फीप्रोटिक, यहाँ भी एम्फीप्रोटिक, बट यहाँ पे नॉर्मल सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो ये केस है बच्चों, इसके हिसाब से प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। और जो भी कंडीशन हो इसको आप देखना, आराम से इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना घर पे, अभी नहीं, घर पे सॉल्व करना। एंड फिर मुझे अगर डाउट आपको आए तो इंडिविजुअली आप पूछ लेना, ठीक है। क्वेश्चन दिया है कि 40 ml ऑफ 0.1 मोलर H2S is titrated with 0.08 molar NaOH, pKa1 equal to 7, pKa2 equal to 14, ठीक है। pKa equal to 7, pKa equal to 14, बोल रहा है डिटरमाइन pH after addition of फर्स्ट है 40 ml आफ्टर एडिशन ऑफ वॉल्यूम दिया है किसका, NaOH का 40 ml। सेकेंड है बच्चों 50 ml, थर्ड है 80 ml, 4 है 100 ml, 5 है 120 ml, ठीक है, ऑफ NaOH सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन आप लिख लो, क्वेश्चन लिख लो बच्चों, इसको सॉल्व करना और मुझे बताना कि कैसे आपको कोई दिक्कत गया क्या या कोई प्रॉब्लम हुआ क्या, जो भी कुछ हो मुझसे शेयर करना, मुझे बता देना। फिर अगर कोई दिक्कत हो तो मैं बता दूंगा, ठीक है। समझ गए बच्चों, जैसे पढ़ाया हूं वैसे ही इसको अप्लाई करिएगा, आराम से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत आने वाला, बिल्कुल भी किसी टाइप का प्रॉब्लम आपको बच्चों नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आया बच्चों, बच्चों समझ में आ गया, गिव मी आंसर प्लीज, ठीक है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ता हूं बच्चों। इसी तरीके से जो भी टाइट्रेशन है वो आप समझ लेना, प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना जो भी दिक्कत हो। और अगर टाइट्रेशन से वर्सेस कोई भी और केसेस आपको मिले तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। बट एक क्वेश्चन और आपको दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को भी आप घर पे सॉल्व करिएगा। इसमें बच्चों ड्रॉ द टाइट्रेशन कर्व, ड्रॉ द टाइट्रेशन कर्व फॉर फर्स्ट है CH3COONA वर्सेस NH4Cl, दूसरा है बच्चों NH4Cl वर्सेस NaOH, और थर्ड है बच्चों, थर्ड है CH3COONA वर्सेस HCl। बट ये क्वेश्चन मैं लेक्चर में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, बहुत टाइम लगेगा। जिसको भी ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानना हो वो इंडिविजुअली मुझे कांटेक्ट करेगा, इंडिविजुअली जूम मीटिंग अरेंज करूंगा, इंडिविजुअल सॉल्यूशन बताऊंगा। ये दोनों क्वेश्चन, एक तो पहले ये क्वेश्चन एंड फिर ये क्वेश्चन, आज इसको ट्राई करना, इसके कर्व आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। इक्विवेलेंट पॉइंट के बाद क्या सिचुएशन है, इक्विवेलेंट पॉइंट के पहले क्या सिचुएशन है, इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या सिचुएशन, और पीएच कैसे निकालेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर आप कर लिए तो फिर आपको कभी भी किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम होने वाला बच्चों नहीं है। तो जो जो केसेस यहाँ बन सकते थे बच्चों वो केसेस मैंने आपको बताने का काम किया, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये केसेस समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ और आपको क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसको घर में आप ड्रॉ करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखो बच्चों, 100 ml ऑफ 0.1 मोलर
100 ml of 0.1 मोलर H3PO4 सॉल्यूशन, जो आज पढ़ाया हूं वही है। सॉल्यूशन इज टेकन in a beaker. It is titrated against 0.1 molar NaOH solution. Calculate pH when volume of NaOH added is, इसमें कुछ कंडीशन गिवन है। Ka1 इज इक्वल टू 10 का पावर -3, Ka2 इज इक्वल टू 10 का पावर -7 and Ka3 is equal to 10 का पावर -12 for H3PO4। ठीक है, और वॉल्यूम जो एडेड है बच्चों वो फर्स्ट है 0 ml NaOH, सेकेंड है 50 ml NaOH, थर्ड है बच्चों इसके बाद आपका 100 ml NaOH, फोर्थ है 150 ml NaOH added in solution, फिफ्थ है बच्चों 200 ml NaOH added in solution, सिक्स है 250 ml NaOH added in solution। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना है। अगर ये आपने सॉल्व कर लिया फिर आपको कभी भी टाइट्रेशन में किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम होने वाला बच्चों नहीं है। बहुत इजीली, बहुत आसानी से प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए? तो ये 3 क्वेश्चन है आज के लिए, जिसको आप घर पे ट्राई करना, सॉल्व करना, और जो भी आपको कोई दिक्कत जाएगा तो हमें आप बताएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पे टाइट्रेशन होता है अपना फिनिश। ठीक है, और अब हम आगे बढ़ते हैं इसके साथ। तो अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं बच्चों और पढ़ाने जा रहे हैं आपको सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो देखिए सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है उसको ध्यान से समझिएगा, सीखिएगा एंड बाद में अप्लाई हम लोग करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जेईई में, नीट में आ चुके हैं, है ना, और आप जो टेस्ट दिए होंगे वहां भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिला होगा। तो हेडिंग में लिखेंगे बच्चों सॉल्युबिलिटी एंड लास्ट टॉपिक ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। एंड आपको एक बात बता दूं बच्चों, पूरा 50% वेटेज जाता है इसी टॉपिक का, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का। मैं आपको बता दूं तो ज्यादातर जो क्वेश्चन है आयनिक का वो इस सेक्शन से आता है, और ये इजी है सॉल्व करना, और कोई मुश्किल यहाँ नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है, सीधा सा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा बस कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें तो एक है कि पूरा कंसेप्ट आपको पता हो तब भी सॉल्व कर सकते हैं। कंसेप्ट अगर आपको नहीं पता है और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने अगर आपको आता है तब भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान। हेडिंग में लिखेंगे बच्चों सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब ये सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है? तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में, उसके बाद हम लोग आएंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है बच्चों एक मेजरमेंट करने का तरीका, जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस को अगर किसी सॉल्वेंट में हम डिसॉल्व करेंगे तो वो सॉल्युबल है या नहीं, और अगर सॉल्युबल है तो कौन ज्यादा सॉल्युबल है, कौन कम सॉल्युबल है। ये जो हम कंपैरिजन करते हैं उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं बच्चों सॉल्युबिलिटी का। ठीक है, मतलब सॉल्युबिलिटी के थ्रू आप ये बताते हैं कौन ज्यादा सॉल्युबल है, कौन कम सॉल्युबल है। आप कंपैरिजन जो आप फाइंड आउट करते हैं कि बताइए सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड क्या है ना। उस सॉल्युबिलिटी का मतलब यही है कि जब किसी सॉल्वेंट में किसी सब्सटेंस को आप डिसॉल्व करेंगे तो वो सब्सटेंस उस सॉल्वेंट में कितना सॉल्युबल है। अब सॉल्युबिलिटी का यूज 2 कंडीशन पे होता है, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और दूसरा फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों हम लोग सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड फाइंड आउट करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे या डिक्रीजिंग ऑर्डर पे।
दैट इज वहां पे सिर्फ हम लोग कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, समझ गए, कंपैरिजन करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। बट इन केस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग बच्चों कंपैरिजन तो करते ही हैं और साथ ही साथ एग्जैक्ट वैल्यू भी बताते हैं, कौन कितना सॉल्युबल है सॉल्वेंट में, एग्जैक्ट सॉल्युबिलिटी बताते हैं। तो फिजिकल और फिजिकल केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही डिफरेंस है कि इनऑर्गेनिक बस ट्रेंड बताएगा, कंपैरिजन बताएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, बट फिजिकल केमिस्ट्री एग्जैक्ट वैल्यू बताएगा कि कौन कितना सॉल्युबल है, कौन कितना सॉल्युबल नहीं है। अब सबसे पहले आपको मैं बता दूं बच्चों कि जो भी हम लोग कंपैरिजन करते हैं सॉल्युबिलिटी का, तो जनरली सॉल्ट के लिए हम लोग कंपैरिजन करेंगे। तो मैं आपको बता दूं टाइप ऑफ सॉल्ट, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ सॉल्ट। अब देखो बेसिकली हम लोग दो टाइप का सॉल्ट पढ़ते हैं, ठीक है, टू टाइप ऑफ सॉल्ट, जिसमें फर्स्ट होता है बच्चों HS² और सेकेंड होता है बच्चों SQ टाइप ऑफ सॉल्ट, ठीक है। अब बोलोगे सर ये दोनों का मीनिंग क्या है? H² सॉल्ट होता है बच्चों हाईली हाईली सॉल्युबल सॉल्ट, एंड SQ टाइप का सॉल्ट होता है बच्चों स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। अब इन दोनों को मैं इंडिविजुअली डिस्कस करता हूं। पहले आप देखो, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग किस सॉल्ट के लिए पढ़ते हैं ये टॉपिक। ये अगर पता नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम में दिक्कत होगा। अभी जैसे सुन लो बच्चों, अगर मैं बात करूं सबसे पहले हाईली सॉल्युबल सॉल्ट का, ठीक है, हाईली सॉल्युबल सॉल्ट वैसे सॉल्ट को बोलते हैं बच्चों जो सॉल्वेंट में जाके, और यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम लोग वाटर को यूज करते हैं, तो वाटर में जाके जो 100% सॉल्युबल हो, है ना, जो पूरा का पूरा घुल जाए, पूरा पूरा सॉल्युबल हो जाए, उसको बोलते हैं बच्चों लोग हाईली सॉल्युबल सॉल्ट, मतलब सॉल्ट विच आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, दैट इज सॉल्युबिलिटी हाई, ठीक है, इसको हाईली सॉल्युबल सॉल्ट बोलते हैं। अब ऐसे कौन से सॉल्ट हैं जो हाईली सॉल्युबल सॉल्ट होंगे? तो याद रखिएगा बच्चों कि ऑल नाइट्रेट, ऑल NO3 माइनस आर वाटर सॉल्युबल, आर वाटर सॉल्युबल, ठीक है, ये हाईली सॉल्युबल है, समझ गए, कंप्लीट सॉल्युबल है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। उसके बाद ये है बच्चों कि हम लोग सॉल्वेंट में वाटर लेके ही चलेंगे, जो भी कंपैरिजन करते हैं सॉल्युबिलिटी का वाटर को लेकर ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद और याद रखिएगा कि जो भी कंपाउंड है Na+, K+, Rb+, CS+, ठीक है, एंड NH4+ आर वाटर सॉल्युबल, फ्यू आर एक्सेप्शनल, ठीक है, कुछ एक्सेप्शन है, उसके अलावा बाकी जो भी कंपाउंड इसके होते हैं लगभग सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है। एंड ये जो पार्ट आपको बताया, ये पार्ट है बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब जो हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री में हम उसकी सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट नहीं करते, क्योंकि वो हाईली सॉल्युबल है ना, पूरा सॉल्युबल है, पूरा घुल जा रहा है वाटर में जाके, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों SQ टाइप के सॉल्ट का, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। बच्चों सीधा बात समझ लो, जो निग्लिजिबल सॉल्युबल हो वाटर में, मतलब ना के बराबर, समझ लो सॉल्युबल है ही नहीं, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो इसको बोलता है इनसॉल्युबल सॉल्ट, इनसॉल्युबल सॉल्ट। इनऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से इनसॉल्युबल सॉल्ट बोलते हैं, मतलब सॉल्युबल नहीं है डायरेक्ट, ठीक है, मतलब इतना कम सॉल्युबिलिटी होता है कि हम मान लेते हैं कि जो सॉल्ट के बारे में लोग पढ़ रहे हैं वो सॉल्युबल ना के बराबर है, वो सॉल्युबल है ही नहीं, उसको प्यार से बोल देते हैं इनसॉल्युबल सॉल्ट। मतलब अगर उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो प्रिसिपिटेट बन जाएगा, पीपीटी क्या होता है बच्चों, आपने कंटेनर लिया, कंटेनर में वाटर लिया, वाटर में कोई सब्सटेंस डाला, वो घुला नहीं, नीचे जाके बैठ गया, नीचे जब जाके कंटेनर के फर्श पे बैठ जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रेसिपिटेट। जैसे मान लो ये हमने नेल कटर है ना, ये लिए, ठीक है, यहाँ पानी लिए, इसको यहाँ से ऊपर से डाल दिए, इसको ऐसे ऐसे 2-3 बार ऐसे हिलाए हम, है ना, तो क्या ये घुल जाएगा क्या? तो आंसर होगा नो सर, नहीं घुलेगा। ये क्या होगा, नीचे जाके बैठ जाएगा, नीचे बैठ गया मतलब क्या हो गया, प्रेसिपिटेट बन गया, ठीक है। तो कंडीशन है
इनऑर्गेनिक बोल देता है डायरेक्ट इनसॉल्युबल, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री उसको बोलता है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। और ऐसे सॉल्ट जिसकी सॉल्युबिलिटी एकदम निग्लिजिबल हो, ना के बराबर, बहुत कम, समझ रहे हो, मतलब 1 ग्राम अगर वाटर में डिसॉल्व किए, उसमें से 10 का पावर -5, 10 का पावर -6 ग्राम डिसॉल्व हो, सोच रहे हो 10 का पावर -5 निग्लिजिबल ना हुआ यार, ठीक है, इसीलिए उसको क्या बोलता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट, इनऑर्गेनिक। फिजिकल बोलता है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। एंड हम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का जो कंपैरिजन करते हैं वो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का ही करते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब जो भी चीजें हम पढ़ते हैं बच्चों, वो किसके लिए पढ़ते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए। जो भी टर्मिनोलॉजी आप यहाँ पढ़ोगे वो सभी का सभी होगा वैलिड फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। पहले तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। अब कंडीशन ये है कि ऐसे कौन कौन होंगे, तो ज्यादातर हमारे प्रॉब्लम में AgCl, ठीक है, AgBr, ठीक है, AgI, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है फॉर स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के, फॉर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट टॉपिक के लिए इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एंड उसके अलावा बच्चों ऑल फॉस्फेट एंड ऑल सल्फाइड आर इनसॉल्युबल सॉल्ट बोलते हैं, बट यहाँ पे स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बोलेंगे, और इन्हीं का हम लोग कंपैरिजन करते हैं, ठीक है बच्चों, ये बात आप ध्यान रखना। अब जैसे एक बात और याद रखिएगा, इनका कलर याद रखिएगा। कलर ये याद रखना बच्चों कि ये जो AgCl है वो व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर का PPT बनाएगा, समझ रहे हो, व्हाइट नीचे जाके बैठ जाएगा व्हाइट कलर का। और ये जो AgBr है बच्चों, ये येलो कलर का होता है ना, PPT प्रेसिपिटेट कलर क्या होता है, येलो, और ये क्या होता है बच्चों, डार्क येलो कलर का होता है, ठीक है, ये आप याद रखना, समझ गए बच्चों, तो ये कंडीशन है, समझ में आया। अब कंडीशन है कि अगर आपसे पूछा कि बताओ ऐसे सॉल्ट का नाम जो प्रेसिपिटेट बनाता हो, PPT विल फॉर्म, PPT विल फॉर्म, तो नाम क्या होगा, चलिए आंसर बताइए, हाईली सॉल्युबल सॉल्ट, H² या SQ। PPT किसके थ्रू बनता है बच्चों, हमने क्या बताया आपको, प्रेसिपिटेट बनाने का कंडीशन क्या बताया, कि जो वाटर में ना घुले, नीचे जाके बैठ जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट कौन बनाएगा, बिल्कुल सही मृत्युंजय, बिल्कुल सही जवाब है आपका, SQ टाइप ऑफ जो सॉल्ट होगा वो प्रेसिपिटेट बनाएगा। देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चे क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, आप लोग ज्वाइन किए हो तो 100% ज्वाइन करो, रिप्लाई करो, जो क्वेश्चन पूछा जाए तो दीजिए आंसर, है ना, पूरे तरीके से करेंगे तभी तो आपको बेनिफिट मिलेगा ना। ये चैप्टर ऐसा नहीं कि अभी आप पढ़ रहे बाद में काम नहीं आएगा, ये बोर्ड में काम आएगा, ये आपके फाइनल जेई में आएगा, नीट में आएगा, CET में आएगा, हर फॉर्मेट में आएगा, तो हम उसके लिए पढ़ रहे हैं ना, तो एनर्जी लगाइए थोड़ा, मैं लगा रहा हूँ ना, देखो मैं एनर्जी कम तो नहीं लगा रहा हूँ, मैं पूरा बात बता रहा हूँ, आप भी लगाओ, है ना। फिर से पूछता हूँ, प्रेसिपिटेट विल फॉर्म, अगर आपसे पूछा जाए कौन प्रेसिपिटेट बनाएगा, सॉल्युबल सॉल्ट या इनसॉल्युबल सॉल्ट अकॉर्डिंग टू इनऑर्गेनिक, बट इन केस ऑफ फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू हाईली सॉल्युबल सॉल्ट और स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, तो कौन बनाएगा, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट प्रेसिपिटेट। एंड बच्चों अगर लिखा है डू नॉट फॉर्म PPT प्रेसिपिटेट, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, H² हाईली सॉल्युबल सॉल्ट। जैसे आप कोई भी हाईली सॉल्युबल सॉल्ट लिए, अगर उसको वाटर में आप डिसॉल्व करोगे ना, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बच्चों, घुल जाएगा, नीचे जाके बैठेगा नहीं, घुलने में और बैठने में डिफरेंस है, घुल गया यहीं पे पूरा तो वो हो गया हाईली सॉल्युबल, और अगर नीचे जाके बैठ गया तो हो गया क्या आपका स्पेरिंगली सॉल्युबल, ठीक है, यहां तक मैंने आपको बात बता दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। एट प्रेजेंट जो हम इस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट चैप्टर कंसेप्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये किसके लिए डिफाइन है बच्चों, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP किसके लिए डिफाइन है, तो डिफाइंड फॉर SQ टाइप ऑफ सॉल्ट, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए डिफाइन है, हाईली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए डिफाइन नहीं है, ओके। जैसे मैंने आपको हिंट दिया था कि किसी भी एसिड और बेस के लिए K और K भी डिफाइन होता है, ठीक है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट और बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, उसी तरीके से बच्चों किसी भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए KSP डिफाइन होता है। तो कंडीशन ये है कि मोर देन वन सॉल्ट अगर आपको दिया है और उसमें पूछा बताओ कौन सा स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो देखना जिसके लिए KSP का वैल्यू डिफाइन होगा वही वही आपका स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होगा, और जिसके लिए KSP डिफाइन नहीं होता वो होता है बच्चों इनसॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है, समझ गए बच्चों, समझ गए। और वैसे ही सॉल्ट के लिए एक ही कांस्टेंट होता है,
जिसका नाम है क्या आपका KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। KSP क्या हो गया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ओके बच्चों, इस कंडीशन को आप ध्यान रखना। अब कंडीशन में आगे और बढ़ा रहा हूं। कंडीशन ये है कि मान लो एक कंटेनर हमने लिया, ये दूसरा कंटेनर हमने लिया, ठीक है, ये हमने वन कंटेनर लिया एंड दिस इज अनदर कंटेनर। यहां पे वाटर प्रेजेंट है पहले से और यहां भी वाटर प्रेजेंट है पहले से, ठीक है। हमने क्या किया बच्चों, यहां वाटर लिया 1 लीटर, यहां भी वाटर लिया 1 लीटर, इसमें मैं ऐड कर रहा हूं बच्चों NaCl सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, ठीक है, NaCl सॉल्ट ऐड कर रहे, और इस कंटेनर में हम ऐड कर रहे बच्चों AgCl, ठीक है। यहां पे हम 25 ग्राम ऐड कर रहे हैं NaCl, और यहां पे ये भी हम 25 ग्राम ऐड कर रहे हैं। होता यह है कि NaCl जैसे वाटर में जाएगा तो ये क्या होगा बच्चों कि 100% घुल जाएगा, कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। इसीलिए ये 100% टूटता है Na+ और Cl- में, क्योंकि जो